हेलो गाइज, क्या होगा अगर कोई इंसान अपने ही पति को मार दे और उसे लगे कि अब उसका राज हमेशा के लिए दफन हो गया है, खत्म हो गया है। लेकिन कुछ महीने बाद वही मरा हुआ पति भयानक आत्मा बनकर वापस लौट आए। आज की यह कहानी धोखे, खौफ और बदले की है। एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर शायद आप रात में सोने से पहले 2 बार सोचोगे। राकेश अपनी पत्नी यानी कविता और छोटे भाई मोहित के साथ शहर से दूर बने एक पुराने पुश्तैनी घर में रहता था, जो भी एक जंगल के पास में था। बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था, बिल्कुल खुशहाल लगता था। राकेश मेहनती था, ईमानदार था और वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। उसने अपनी जिंदगी अपने घर को संभालने और अपने कामों को खुश रखने में लगा दी थी। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, विश्वास करता है, वही लोग उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। समय के साथ कविता और मोहित एक दूसरे से करीब आने लगे। शुरुआत में यह सिर्फ चोरी छिपे बात करने तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि अब उन्हें राकेश अपने रास्ते की दीवार दिखाई देने लगी, जैसे चीन की दीवार हो। कई रातें तो दोनों ने मिलकर योजना बनाई। उन्हें लगता था कि अगर राकेश उनकी जिंदगी से हट जाए तो सब कुछ उनका हो जाएगा, ठीक चलेगा, घर, जमीन, पैसा और आजाद। एक रात जब बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था, आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और बारिश छत पर हथौड़ों की तरह गिर रही थी। तब दोनों ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला कर लिया। उस रात राकेश को बहाने से घर के पीछे पुराने गोदाम में बुलाया गया। गोदाम बरसों से पुराना था, उसकी लकड़ियाँ सड़ चुकी थी और अंदर हमेशा अंधेरा रहता था। राकेश जैसे ही अंदर पहुंचा, उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया, जो कि ऑटोमेटिकली। उसने पलटकर देखा ही था कि अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई दी। उसे कुछ समझ आता उससे पहले उस पर हमला हो गया। बाहर तूफान इतना तेज था कि उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच सकी। कुछ देर बाद गोदाम के भीतर सन्नाटा फैल गया। अगले दिन पूरे इलाके में खबर फैली कि राकेश अचानक गायब हो गया है। कविता रोती हुई दिखाई देती थी। मोहित लोगों के साथ उसे ढूंढने का नाटक करता फिरता था। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। कुछ महीने बाद कविता और मोहित ने वह घर बेच दिया और पहाड़ों के बीच बने एक पुराने बंगले में रहने चले गए। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। नए घर में पहली रात सब सामान्य था। दूसरी रात मोहित की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा कि जैसे ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। ठक ठक ठकाठक कदम धीरे धीरे गलियारे में घूम रहे थे। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 2 बजे थे साथियों। भय उठा, बाहर झांका, पूरा घर खाली था। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा, उसका खुद का सोच होगा, लेकिन अगली रात वही आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार और स्पष्ट आवाज़ थी, जैसे कोई बाहरी जूतों में लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। तीसरी रात कविता ने बाथरूम के आईने में एक आदमी की परछाई देखी। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उसके दोबारा आईने की तरफ देखा तो कांच पर पानी से लिखा हुआ था, मैं वापस आ गया हूँ। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। मोहित भागता हुआ आया, लेकिन तब तक लिखावट गायब हो चुकी थी साथियों। उसने कविता को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद भी डरने लगा था। अगले कुछ दिन में घर का माहौल बदलने लगा। रात को बंद कमरे में फुसफुसाहट सुनाई देती। कभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती, कभी सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान दिखाई देते, जो बीच रास्ते में गायब भी हो जाते थे। एक रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज़ को घसीटने की आवाज़ आने लगी। मोहित ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों चढ़ने पर लगा। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा, हवा ठंडी होती जा रही थी। गलियारे के आखिरी में उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। बिजली चमकी और उसका चेहरा साफ नजर आया। वह राकेश था साथी। वही चेहरा था, वही कपड़े थे, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। मोहित की सांस रुक गई थी। अगले ही पल आकृति गायब हो गई। मोहित डरकर नीचे भागा। उसने कविता को सब बता दिया, लेकिन दोनों ने तय किया कि वे इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उन्हें लगा कि शायद अवराबोध उन्हें दिखाई दिया होगा, यानी किसी की परछाई दिखाई दी होगी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच ही बदल दी थी साथियों। आधी रात को घर की सारी खिड़कियाँ अपने आप खुली, तेज हवा आने लगी, कमरे की बत्ती अपने आप जलने बुझने लगी, ऑन ऑफ होने लगी, और अंधेरे में एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूल गए। यह आवाज़ बिल्कुल राकेश की थी। कविता का शरीर कांपने लगा। मोहित के हाथों से पानी का गिलास गिर गया। अगले दिन उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन जब वे बाहर निकलते
तो उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है साथियों, बंद रहती है। उन्होंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली, इंजन भी अचानक बंद हो गया, जैसे कोई उन्हें वहां से जाने नहीं देना चाहता है। उसी रात कविता को सारा सपना आया कि वह उसी पुराने गोदाम में खड़ी है, सामने राकेश खड़ा है, उसका चेहरा खून से सना हुआ है और वह सिर्फ एक बात दोहरा रहा है, सच बाहर आएगा, सच बाहर आएगा। कविता चीखते हुए उठ बैठी, तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, कमरे के कोने में अंधेरे के बीच कोई खड़ा था साथियों। बिजली चमकती है, बारिश बरसती है और वह चेहरा फिर दिखाई दिया, राकेश। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कुरान इंसानी नहीं थी। कविता की चीख निकल गई। जब मोहित उठा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर नाखूनों से खरोंच हुए वह एक बैग लिखा था, मैं अभी यही हूँ। इसके बाद उनका डर दिन दिन बढ़ता गया। घर के हर कमरे में अजीब घटनाएं होने लगे। कभी रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती, कभी किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती। एक रात उन्हें ऊपर वाले कमरे में किसी औरत के रोने की आवाज़ भी सुनाई दी। दो हिम्मत करके वहां पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खुला, अंदर कोई नहीं था, लेकिन कमरे के बीचों बीच फर्श पर मिट्टी से लिखा था, हत्यारे। दोनों के पैर तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यह एक सिर्फ भ्रम नहीं है, कुछ ऐसा था जो उनके पीछे पड़ चुका था और वह उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। उस रात के बाद कविता और मोहित की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब उन्हें हर समय ऐसा महसूस होने लगा था कि कोई उन्हें देख रहा है, चाहे वे घर के किसी भी कमरे में हो, चाहे दिन हो या रात। उन्हें हमेशा किसी अनजान निगाह का एहसास होता रहा। अगले कुछ दिन तक उन्हें घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब दिक्कत आ जाती थी। कभी कार स्टार्ट नहीं होती, कभी रास्ते में अचानक घना कोहरा छा जाता, कभी फ़ोन नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि जैसे यह घर उन्हें अपने अंदर कैद कर चुका है, पकड़ चुका है। एक रात करीब 2 बजे कविता की नींद अचानक खुल जाती है। उसे लगा कि कोई उसके कान में बिल्कुल पास खड़ा होकर धीरे धीरे उसका नाम ले रहा है, कविता जी। वह घबराकर उठ बैठी। कमरा खाली था, लेकिन आवाज़ फिर आई, कविता जी। इस बार आवाज़ बिस्तर के नीचे से आई थी। उसका दिल इतना तेज़ी से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगी। उसने हिम्मत करके नीचे झांका, वहाँ कुछ नहीं था, खाली अंधेरा था। लेकिन जैसे ही उसने सिर ऊपर उठाया, सामने दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। कमरा खाली था। तभी परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कविता चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर मोहित दौड़ता भागता कमरे में पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने लाइट जलाई, सब कुछ गायब हो चुका था। अगले दिन दोनों ने फैसला किया कि वे पास के मंदिर जाएंगे। उन्हें लगा शायद वहां जाकर उन्हें राहत मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। लेकिन मंदिर पहुंचते ही एक बूढ़े पुजारी ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा। कुछ देर तक वह दोनों को घूरता रहा, फिर बोला, जिससे तुम भाग रहे हो वह तुम्हारे साथ ही आया है साथियों। यह सुनकर दोनों के चेहरे को रंग उड़ गए। उन्होंने पूछा पुजारी से कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ आत्माएं न्याय मिलने तक शांत नहीं होती। यह सुनकर दोनों बिना कुछ कहे वापस लौट आए। उस रात घर पहले से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था, डेंजरस। बाहर तूफान था, बिजली चमक रही थी, हवा की आवाज़ किसी रोती हुई औरत जैसी लग रही थी। अचानक रात के 3 बजे ऊपर वाले मंदिर से किसी के जोर जोर से दौड़ने की आवाज़ आने लगी, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से ऊपर भाग रहा हो। मोहित ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। उसके हाथ में एक टॉर्च होती है। जैसे ही वह सीढ़ी चढ़ा, उसे महसूस हुआ कि हवा बर्फ से ठंडी हो चुकी है। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि गलियारे के आखिरी में एक दरवाज़ा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। उसने दरवाज़ा पूरी तरह खोला। अंधेरा अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में घुमाई। कमरा खाली था, लेकिन तभी उसकी रोशनी पुराने आईने पर पड़ जाती है। आईने में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। फिर अचानक उसके पीछे एक और चेहरा दिखाई दिया। राकेश। मोहित का खून जम गया। वह पलटकर पीछे देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर आईने की तरफ देखा। इस बार राकेश और करीब दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। तभी आईने के अंदर खड़ा वह चेहरा धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लगा और कहने लगा। मोहित डरकर पीछे हट गया। अगले ही पल आईना जोरदार आवाज़ के साथ टूट जाता है साथी। वहाँ भागता हुआ नीचे आता है।
वह भागता हुआ नीचे आता है, लेकिन नीचे आकर उसने जो देखा, उसने उसकी चीख निकाल दी थी। कविता हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, उसकी आंखें बंद थी, वह किसी सोए हुए इंसान की तरह खड़ी थी और वह धीमी आवाज़ में बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, वह आ गया है, वह आ गया है, वह आ गया है। मुझे तो उसे झकझोरने लगा। कुछ सेकंड बाद कविता अचानक होश में आई, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। अब दोनों पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद राकेश सचमुच में वापस आ चुका है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसी रात करीब 4 बजे पूरे घर की लाइटें एक साथ जलने बुझने लगी, यानी ऑन ऑफ होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलती गई, दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे और फिर पूरे घर में एक भयानक हंसी गूंज उठी थी साथियों। वह हंसी ऐसी थी कि पड़ोसियों तक भी जा पहुंची। वह हंसी इतनी अजीब थी कि सुनते ही शरीर में से हिरन दौड़ जाती है, यानी कि गूज़बम्स आ जाता है। कविता और मोहित एक दूसरे के पास सिमट गए। तभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी जाती। धीरे धीरे एक एक कदम, जैसे उस कोई ऊपर से नीचे उतर रहा हो। दोनों ने डरते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन सीढ़ियों की तरफ वहाँ अंधेरा अंधेरा था। लेकिन कुछ सेकंड बाद उन्हें एक आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे नीचे आ रही थी। बिजली चमकी और उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वह राकेश था। राकेश राकेश इस बार वह पहले से ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली, उसने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ प्रतिक्रिया की नहीं। वह बस उन्हें घूरता रहा था। फिर अचानक पूरे घर की लाइटें बंद हो गई। कुछ पल बाद रोशनी वापस आई तो वह आकर गायब हो जाती। सीढ़ियों पर कुछ नहीं था, सीढ़ियों पर ओनली वो रोशनी थी, लेकिन दीवार पर बड़े अक्षरों में नया संदेश लिखा था। सच दुनिया के सामने आएगा, सच दुनिया के सामने आएगा। उसी क्षण मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ठक ठकाठक ठक दस्तक लगातार होती रही। दोनों डरते डरते दरवाजे के पास गए। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। एक पुरानी डायरी पड़ी हुई, उस पर लिखा हुआ था राकेश राकेश। उस डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस रात में मरा था उस रात का सच इसमें है, इसमें है। और डायरी के नीचे किसी ने कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उस साजी यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने मरने के बाद भी उन प्यार को परेशान करके रख दिया, और जैसे ही परेशान किया तो उनकी सारी दम निकल गई थी।